press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हिंदी के मशहूर कवि हुए अदम गोंडवी, उन्होंने ये अमर पंक्तियां लिख मारी और हम जैसे खलिहर गाहे बगाहे उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको नमन रहेगा सर जी। एक न्यूज़ वायर संस्था है IANS, इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस। वैसे तो धंधा खबरों का है, लेकिन कंपनी का दावा है कि साल 2009 से बेनागा वो हर हफ्ते देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का सर्वेक्षण करवाती है। इस काम में उसके साझेदार है एक 12मासी सर्वेक्षण संस्था सी वोटर। जानकार बताते हैं कि सी वोटर नामक यह संस्था वयस्कों के वोटिंग पैटर्न से लेकर अबोध बालकों के पोट्टी पैटर्न तक सब कुछ का सर्वे कर सकती है। आंकड़े बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसा कि अदम गोंडवी ने कहा। मसलन इस सर्वेक्षण को ही लीजिए तो ये कहता है कि देश की 65.69% आबादी प्रधानमंत्री के कामकाज से पूरी तरह मुतमईन है, यानी संतुष्ट है। इसमें भी बहुसंख्यक आबादी प्रधानमंत्री से बुरी तरह खुश है। इतना ही नहीं, उड़ीसा के लोगों में तो प्रधानमंत्री का नशा लगभग सिर चढ़कर बोल रहा है। वहाँ 95.6% आबादी उनकी मोहब्बत के आगोश में है। पीछे पीछे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं 93%, 92% और 83% के प्रमाण पत्र के साथ। जिन दो राज्यों में चुनाव आने वाले हैं वहां भी मामला कमोबेश ऐसा ही है। बिहार में मोदी जी से प्रसन्न लोगों की आबादी 58.48% है, जबकि बंगाल में 64% के आसपास लोग प्रधानमंत्री से खुश हैं। आंकड़े बहुत खूबसूरत होते हैं। जिस ओडिशा में बीते 20 सालों से नवीन पटनायक का दुर्ग अभेद्य बना हुआ है, वहां लगभग पूरी आबादी ही मोदी जी के प्रेम में है। जिस आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कुछ समय पहले ही मोदी जी को चुनावों में नकार दिया, वहां भी मोदी जी की डुगडुगी बज रही है। यह बताने का मकसद यह है कि चुनावी नतीजे ही अंततः किसी की लोकप्रियता का अंतिम पैमाना होते हैं और मोदी जी उसमें 2 बार लगातार पास हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग सर्वे करते हैं और कुछ लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो लगे हाथ इसी सर्वे से जुड़े कुछ आंकड़े हम भी आपको दे देते हैं, ताकि आंकड़ों की गुलाबियत बनी रहे। सर्वे सबसे आखिर में यह बताता है आपको कि उसने इस सर्वे के लिए देश भर से 3000 लोगों को शामिल किया था। अगर इस देश की आबादी 130 करोड़ को बेसलाइन माने तो एक और आंकड़ा आपके सामने आता है। मसलन इस सर्वेक्षण में देश की 0.000023% आबादी को शामिल किया गया। भांति भांति की भाषा, बोली, पहनावे, रीति रिवाज और करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली इस पवित्र भारत भूमि के महज 0.000023% निवासियों के आधार पर सर्वे ने घोषित कर दिया कि 65.69% आबादी एक जैसा सोचती है। अगर संख्या में जोड़ें तो लगभग 85 करोड़ आबादी को जबरन इस सर्वे से नत्थी कर दिया गया। घोड़ में अभी कुछ और खाज जुड़ने बाकी हैं। यह सर्वे दावा करता है कि जिन 3000 लोगों को उसने इस सर्वे में शामिल किया, उसमें से सिर्फ 55% लोगों ने ही अपनी प्रतिक्रिया दी। इस हिसाब से कुल संख्या ठहरती है 1650 लोग। तो फिर से एक खूबसूरत आंकड़ा सामने आता है कि असल में इस सर्वे में देश की 0.000012% आबादी ने ही अपना मत जाहिर किया है। न भारी भरकम खूबसूरत आंकड़ा। ये आंकड़े आपको दिखाने का मकसद यही था कि इस तरह के सर्वे निहायत ही अवैज्ञानिक, प्रतिनिधित्व विहीन, भारत की तमाम सच्चाइयों से दूर, गैर ज़रूरी और अक्सर छिपी हुई मंशा से किए और कराए जाते हैं। लेकिन आप अखबारों और टीवी चैनलों की सैर करेंगे तो पाएंगे कि दैनिक जागरण से लेकर आउटलुक तक एक तरफ से सब ने इसे ही भारत की आवाज़ घोषित कर दिया। तुम्हारे आंकड़ों में, फाइलों में गांव का मौसम भले ही गुलाबी हो, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी हाल ही में पैदल सड़कों पर भाग रही थी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं चीन को धूल चटाने के कुछ दिलचस्प तरीके। ये कुछ ऐसे मौलिक तरीके हैं जो अभी तक दुनिया के किसी हिस्से में आजमाए नहीं गए हैं। यह विशुद्ध भारतीय ईजाद हैं। इनके आविष्कार का श्रेय हमारे खबरिया चैनल के एंकराओं को जाता है। मैं आपको चीन की कमजोरी पर सबसे बड़ी जानकारी देता हूँ। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उस वक्त चीन बौद्ध धर्म का पूरी तरह पालन करता था। यानी उस वक्त
उस वक्त चीन के साथ एक धार्मिक शक्ति जुड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शक्ति का क्या मतलब है। दरअसल जिस देश में धार्मिक भावना होती है वहाँ के लोग अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, लेकिन आज चीन एक बड़ा नास्तिक मुल्क है, यानी अब वहाँ देश के लिए जीने मरने की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान है जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये शक्ति के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है, इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं। चालबाज चीन, हो जाओ सावधान, इस बार पीछे नहीं हटेगा हिंदुस्तान, हर वार का होगा पलटवार, सीमा पर इस बार हिंदुस्तान की ललकार। चीन के साथ कूटनीति चलेगी या कूटने की नीति चलेगी, इसी पर आज की महाभारत। घर में घुसकर मारने वाले भारत से क्या चीन को डर लगता है, और क्या युद्ध के मैदान का भी चीन को भय है? लद्दाख में चीन की चालबाजी को भारत ने पलट दिया है, चाहे युद्ध की रणनीति हो या कूटनीति। भारत ने चीन को हर कदम पर चौंकाया है। आज से 1000 साल बाद जब संपूर्ण भारतवर्ष में चहुंओर शांति, स्थिरता और खुशहाली फैल जाएगी, जब चीन का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, तब देश की पीढ़ियां याद करेंगी कि इस देश ने कैसे कैसे वीर बांके एंकराओं को जन्म दिया था। उनके आदमकद बुत हर चौक चौराहे पर लगे होंगे। कल्पना करके ही मन भाव विभोर हो जाता है कि एक चौराहे पर सुधीर चौधरी, दूसरे पर रूबिका लियाकत, अगले मोड़ पर अर्नब गोस्वामी से भेंट होगी, और वहां से पतली गली में कटते ही अमीश देवगन की प्रतिमा दांत चियारे खड़ी होगी। आहा, इतने सारगर्भित सामरिक विश्लेषण आपको हमारे खबरिया चैनलों पर ही मिलेंगे। चीन को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता हमारी सरकार या सेना की तरफ से नहीं आई है। रक्षा मामलों के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले पत्रकार हैं अजय शुक्ला। उन्होंने सेना और सरकार में अपने सूत्रों के हवाले से सिलसिलेवार ट्वीट कर कुछ जानकारियां देश के सामने रखी हैं। आप भी उन्हें जान लीजिए। 8 जून के ट्विटर थ्रेड में वो कहते हैं, चीन ने लद्दाख में सीमा को बदलकर भारतीय हिस्से को कब्जा लिया है। नई दिल्ली कूटनीतिक और सैन्य संपर्क पर जोर दे रहा है। अगर इसी तरह सरेंडर करना है तो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को भंग कर दीजिए, लद्दाख से हथियारबंद ब्रिगेड को हटा दीजिए। अपने अगले ट्वीट में शुक्ला आरोप लगाते हैं कि सरकार इस रवैये पर पर्दा डालने के लिए पत्रकारों को इस मसले पर कोई भी रपट करने से रोक रही है। 11 जून को एक और ट्वीट में अजय शुक्ला कहते हैं, लद्दाख बॉर्डर अपडेट। आज सुबह तक गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो सेक्टर में जहां चीनी सेना अवैध तरीके से घुसाई थी, वहां से पीछे नहीं हटी है। सेना की सिचुएशन रिपोर्ट यानी साइट्रेप्स, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और अमेरिकी स्रोतों के हवाले से जो कि इस पर बारीक नज़र बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि ये उस दिन की बात है जब देश के ज़्यादातर टीवी चैनलों ने घोषित कर दिया था कि चीन डर गया है, चीन पीछे हट गया है, चीन हार गया है। यह 2 बड़े देशों का टकराव है। इसे बहुत ही एहतियात और गंभीरता से देखने और बरतने की ज़रूरत है। खबरिया चैनलों की हुल्लड़बाजी से बचें। चैनलों पर दिखाई जा रही चट्टी चौराहों के लफंगों वाली हरकतों से दूर रहें। कहावत है कि कुत्ते की पूंछ 12 साल भी अगर नाल में डालकर रख दी जाए तो भी सीधी नहीं हो सकती। हजारों हजार साल के अनुभव से समाज ने यह दर्शन हासिल किया था, लेकिन एबीपी न्यूज़ वाली रूबिका लियाकत ने एक पल में इस अनुभवजनित सच्चाई पर पानी फेर दिया। अपने स्टूडियो में वो एक कुत्ते के साथ अवतरित हुई, सीधी पूंछ वाला कुत्ता। बाकी बातें बाद में, पहले आप उनकी ये करोड़ कहानी सुनिए। लेकिन ये मतलब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी, ये अद्भुत आज का सहयोग ही है कि हम उस हथनी पर बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर एक ये शेरू नाम है इस कुत्ते का, अक्सर यहाँ पर घूमता टहलता रहता है, लेकिन इतनी शिद्दत से ये यहाँ पर बैठकर उस पूरे के पूरे मसले को सुन रहा है जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपकी बातें नहीं सुन पा रहा है। पर हाँ, एक मुझे लगता है कि सिक्स सेंस उसका ये कह रहा है कि यहाँ बैठूं, सुनूं जरा बात क्या हो रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इन जानवरों को दफा करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। आप अपनी तमाम कल्पनाओं को उड़ान दें, उससे पहले मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। ऐसा स्थिर चित्त कुत्ता आपने कम देखा होगा। शायद इसी भरोसे पर रूबिका को लगा कि कुत्ता उनकी सोच से अपनी सोच का संपर्क स्थापित करने के लिए छठी इंद्री का इस्तेमाल कर रहा है, सिक्स्थ सेंस। रूबिका के इस आध्यात्मिक प्रवचन के बाद समूचे देश को एक और अनुभवजनित सच्चाई पर भरोसा हो गया।
कुत्ते की पूंछ सीधी हो न हो, न्यूज़ चैनलों की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इस बीच खबरिया चैनलों ने एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम की हत्या कर दी। जैसे ही देश किसी संकट में पड़ता है, हमारे खबरिया चैनल बगदादी से लेकर दाऊद तक किसी न किसी को मार देते हैं। यह उनकी कुंठा का चरमोत्कर्ष है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। दाऊद इब्राहिम की मौत से जुड़ी हुई यह खबर इस वक्त आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर अभी से कुछ ही वक्त पहले देखिए, यह कहा गया था कि पाकिस्तान में मौजूद है, कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया है वो और उसकी पत्नी भी, और अब यह खबर आ रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। डायबिटीज, किडनी की खराबी के बाद दाऊद इब्राहिम की ताजा मौत कोरोना वायरस से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में दाऊद का इलाज चल रहा है। वो आगा खां अस्पताल में भर्ती है और मौत के करीब है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसके ब्रेन की सर्जरी हुई थी जो नाकाम हो गई। जिसने हिंदुस्तान को खून के आंसू दिए हैं वो तड़प रहा है, तिल तिल कर मर रहा है। उसे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसमें जान बची तो पैर जाएगा और पैर बचाने की कोशिश की गई तो सांसें थम जाएंगी। दाऊद इब्राहिम का पैर सड़ रहा है। मौत के बिस्तर पर आतंक का आका। ये खुलासा है दाऊद इब्राहिम की प्लास्टिक सर्जरी करवाने का। ये खुलासा है दाऊद के नए लुक का। आखिर दाऊद आज कैसा दिखता है? और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट एबीपी न्यूज से है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली की तस्वीर दिखाती है। उत्तर प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की पूरी दास्तां बताएं, उससे पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। आंखों में आंसू लिए ये माँ कैमरे के सामने मदद की गुहार लगा रही है। इसके मासूम बच्चों के लिए न दवा है न दूध। जो दूध क्वारंटीन सेंटर में मिल रहा है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पीने लायक नहीं है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये सूखी रोटियां और जली रोटियां जिन्हें शायद जानवर भी खाने से इनकार कर दे, ऐसी रोटियां क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के ये बदहाल क्वारंटीन सेंटर कामगारों के लिए टॉर्चर रूम बन गए हैं। सर एक कमरे के अंदर 15-15, 10-10 आदमी, और इनसे कहा जाता है कि आप खुद कहते हैं 60 मीटर की दूरी बना के रखें, और कमरे के अंदर 15-15 आदमी घुसे थे, 60 मीटर की दूरी कैसे बनेगी? तस्वीर एटा के सेंट मेरीज हाई स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर की है। इस क्वारंटीन सेंटर में दूसरे राज्यों से आए कामगारों को रखा गया है। मजदूरों का आरोप है कि इन सेंटरों में न तो खाने पीने की सुविधा है और न ही सही इलाज की। लगाने के लिए तो चूना लगाया है हाथों पे, अगर घर से कुछ मंगा रहे हैं अपने लगाने के लिए कि मच्छरों से बचने के लिए, तो उन्हें वो भी नहीं दिया जा रहा है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लें। हम किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेते, न यूट्यूब पर न अपनी वेबसाइट पर, इसलिए दिल खोल कर सब्सक्राइब कीजिए। खबरों को आज़ाद रखने के लिए इतना योगदान तो करिए।